नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामपथ का निर्माण चल रहा है। रामपथ पर अगर एक 4 पहिया वाहन गुजर जाए तो धूल का ऐसा गुबार उड़ता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बता दें कि नया घाट से लेकर शहादतगंज तक की हालत यह है कि दिन में इतनी धूल उड़ती है कि अगर मुंह पे मास्क या गमछा ना बांधे हों तो आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। नया घाट हो, रायबरेली नाका हो या फिर देवकाली रोड, चारों ओर धूल ही धूल नजर आती है। निर्माण कार्यों में बढ़ती जा रही लापरवाही का नतीजा शहर की सेहत पर अब पड़ने लगा है। 6 महीने में सांस के रोगियों की संख्या 2 गुना से ज्यादा हो गई है। अयोध्या धाम से लेकर अयोध्या कैंट तक हजारों की संख्या में भवन टूटे हैं। इसके अलावा रामपथ समेत अंबेडकर नगर व रायबरेली रोड का निर्माण हो रहा है। डक्ट और नालों के लिए खुदाई चल रही है। इसके साथ साथ एयरपोर्ट के साथ ही कई रेलवे ओवरब्रिज और पार्किंग का भी निर्माण अयोध्या में चल रहा है। सीवर लाइन डालने का भी काम लगभग पूरे शहर में है। अधिकांश निर्माण स्थलों पर धूल से बचाने के लिए निर्धारित मानकों की अनदेखी हो रही है। इसकी वजह से शहर के वातावरण में धूल छाई हुई है। मेडिकल कॉलेज के टीबी और चेस्ट रोग विशेषज्ञ से जब सिटी बुलेटिन की टीम ने बात की तो उनको कहना था कि इस समय शहर में अनुमानित तौर पर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 300 के है। 6 माह पहले रोज 70 से 80 सांस के मरीज पहुंचते थे, जो अब बढ़कर 200 पार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रामपथ पर चल रहे चौड़ीकरण के कार्यों के संबंध में आज ADM प्रशासन अमित कुमार ने बताया कि रामपथ में 12.94 का पैच है, जिसमें दोनों तरफ डक्ट का निर्माण हो रहा है। अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग की जा रही है। बरसात से पहले दोनों ओर डक्ट का निर्माण हो जाए, इसके लिए प्रतिदिन जल निगम और डक्ट निर्माण करा रही कंपनी के साथ बैठक होती है। रामपथ निर्माण की परिधि में आने वाले हैंडपंप, पेड़, मकान जो बचे हैं उनको हटवाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जून तक डक्ट के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, क्योंकि डक्ट निर्माण के लिए लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है, क्योंकि उसमें बिजली की पाइपलाइन जानी है। इसलिए डक्ट बनाने में हम किसी तरह की लापरवाही नहीं कर सकते हैं। में टोटल 12.94 किलोमीटर का पैच है, जिसमें दोनों साइड डक्ट बननी है। और अभी जो लगातार मीटिंग हो रही है उसमें ये प्रयास है कि बरसात से पहले दोनों ओर डक्ट बन जाए। उसके लिए हमारी डेली मीटिंग होती है कंपनी के साथ, जल निगम के साथ, एक्सचेंज साहब के साथ। जितनी भी हिंड्रेंस हैं, हैंडपंप कोई बीच में आ रहा है, पेड़ आ रहा है, बाउंड्रीज आ रही हैं, या कोई किसी का मकान बचा हुआ था, उस सब में लगातार मीटिंग होती है। कल रात भी एक्सचेंज की टीम ने लगभग 27 ऐसे स्ट्रक्चर जो उनके 10 मीटर की रेंज में आ रहे थे उसे ख़त्म किया है। और अब इन्होंने हर जगह से अपना काम शुरू किया है। अभी चूँकि लंबाई की नाप तो मेरे पास नहीं है, बट अभी हम लोग का जो बेसिक जो हमारा कंसेप्ट ये है कि हम जून के लास्ट तक, जब तक बरसात नहीं आती है, तब तक हम डक्ट बना के उसे कंप्लीट कर दें, ताकि उसके बाद जो है स्टॉर्म वाटर या पाइपलाइन बनने में कोई दिक्कत ना आए। ऐसा है, पब्लिक को देखिए, कंस्ट्रक्शन का एक नियम है, पहले खुदाई होगा, खुदाई के बाद उसमें जो सरिये का बेस होता है वो पड़ता है, फिर शटरिंग लगती है, शटरिंग के बाद सीमेंटिंग होती है, सीमेंटिंग के बाद वो 3-4 दिन सूखता है, शटरिंग खुलने के बाद तब वो उस पर फिर जो उसकी ऊपर की जो स्लैब होती है वो भी पड़ने के बाद सूखती है। तो मतलब 7 दिन का टाइम पीरियड होता है। तो अगर कहीं भी आज खुदेगा तो मिनिमम उसका जो फाइनल जो स्लैब है वो 7 दिन के बाद उसका असर आएगा। अदरवाइज़ जल्दीबाजी करेंगे तो स्लैब टूटने का या उसकी जो डक्ट है उसकी टूटने की दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अंडरग्राउंड बिजली की पाइपलाइन जानी है। तो इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स भी बहुत ज़रूरी है। तो काम लगातार चल रहा है। आप देखेंगे तो अभी आपका रिकाबगंज से नियामा शुरू हो गया है, गुदरी रियाज से पहले शुरू हो गया है, गुदरी से आगे शुरू हो गया है, साहबगंज चल रहा है, अमानीगंज चल रहा है, बेनीगंज चल रहा है। मतलब हर साइड पे हमारा काम लगातार चल रहा है। हम उनको हिंड्रेंस फ्री साइड दे रहे हैं ताकि जून तक कंप्लीट हो जाए। निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने बीकापुर नगर पंचायत के निवर्तमान चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने 42 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया है। 24 लाख रुपए LED लगाने में और 18 लाख रुपए वाटर कूलर लगाने में गबन करने का आरोप है। SDM बीकापुर से उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के युवा विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष नोमान अहमद सिद्दीकी ने
आरटीआई मांगी थी और उसी पर ये मांग हो रही है। बीकापुर से जुड़ा हुआ मामला है। ये वित्तीय अनियमितता का मामला है। इसमें मामला ये है कि करीब बीकापुर नगर पंचायत द्वारा 11 वाटर कूलर लगाए गए और हमने इनसे आरटीआई जन सूचना से मांगा था कि भाई जो 11 वाटर कूलर आपने लगाए हैं वो कितने में ख़रीदा गया और किस कंपनी का लगा है, आरओ वाटर है या नहीं है, क्योंकि उस पर कूलर के ऊपर इन्होंने लिख रखा है आरओ, वाटर कूलर विद आरओ। फिर उसकी हमने जब खुद जाके देखा तो वो मशीन एक तो आरओ नहीं है, नंबर 1 वो आरओ मशीन नहीं है, और उसकी असली कीमत जो इसमें दर्शा रहे हैं जितना रुपया, उसकी जो एक्चुअल कीमत है वो आप देख लीजिए करीब जो है 7-7, 8-8 गुने ज़्यादा रेट पे इन्होंने लगाया आरओ वाटर। सब कंपनियों का मैंने रेट लिया कि एक वाटर कूलर कितने रुपए का है। सारी कंपनियों का 4-5 कंपनियों 2-3 कंपनियों का हमने इसमें कोटेशन लगा रखा है, इसकी असली कीमत क्या है और इन्होंने कितने रुपए में लगाया है। जिले की नगर पंचायत मां कामाख्या देवी से चेयरमैन पद पर बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व प्रधान जगदीश सिंह को टिकट दिया है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने आज बसपा का सिंबल जगदीश सिंह को प्रदान किया। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के तत्वावधान में आगामी 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक परिक्रमा मार्ग जनौरा पर स्थित आरबीएस लॉन में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक 7 दिवसीय श्री राम कथामृत का भव्य आयोजन होना है। आशुतोष महाराज की 7वीं शिष्या विश्वविख्यात मानस मर्मज्ञ साध्वी श्रेया भारती व्यास पीठ पर सुशोभित होंगी। यह कथा समस्त जन कल्याण हेतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेकर आयोजित की गई है। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान केवल आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेता है। संस्थान की स्थापना आशुतोष महाराज ने की थी। यह बात कही अयोध्या के संयोजक स्वामी विश्वानंद जी ने। आशुतोष महाराज की 7वीं शिष्या श्रेया भारती कथा पिपासुओं को धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, भक्ति, रस, मधुर संगीतमय कथा मृत का पान करवाएंगी। श्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान के सनातन विधि के माध्यम द्वारा समस्त शिष्यों के अंदर दिव्य नेत्र को प्रदान कर ईश्वर का दर्शन कराते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान कराते हैं। इसी महान संदेश को लेकर के विश्वविख्यात कथा व्यास जी अयोध्या में प्रथम बार यहाँ पर व्यासपीठ पर सुशोभित होंगे। और हम केवल राम की कथा ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक गतिविधियाँ भी करते हैं। जैसे होलिस्टिक एजुकेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। मंथन हमारा प्रकल्प है जो विभिन्न प्रकार के ऐसे गरीब बच्चों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रदान करते हैं। भारत के 40 जेलों में हमारे आश्रम है जो बंदी सुधार कार्यक्रम के नाम से विख्यात है। ऐसे हीनियस क्राइम करने वाले ऐसे कैदियों को भी ब्रह्म ज्ञान के मेडिटेशन टेक्निक के माध्यम द्वारा हम उन्हें सुधारने का कार्य करते हैं। पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है, द ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड, और इसके लिए हम लोग पर्यावरण के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं विद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जाकर के उन्हें विभिन्न प्रकार से जागृत करने का कार्य करते हैं। डिसेबल लोगों के लिए हमारा एक प्रोजेक्ट है अंतर्दृष्टि, जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जो मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री है, जिसमें हम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं और अध्यात्म भी सिखाते हैं। इतना ही नहीं, हम मेडिकल क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क ऐसे कैंप्स वगैरह लगाते हैं। इसी प्रकार से हम हमारी सबसे सुंदर गौशाला है जो हजारों गौओं को संवर्धन और संरक्षण देने का कार्य कर रही है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार से ऐसे बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। लेकिन हमारी जो कोर फिलॉसफी है वो आध्यात्मिक है, और इस आध्यात्मिक गतिविधि में हम श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथाएं, शिव कथाएं, गौ कथाएं इत्यादि करते हैं। इनके माध्यम द्वारा हम समस्त समाज को विश्व शांति का संदेश देते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम द्वारा समस्त अयोध्या के जो भी राम भक्त हैं उन सभी का आह्वान करना चाहेंगे कि वो इस कथा में आए और आकर के स्थान ग्रहण करें, सुने, और एक आध्यात्मिक कथा, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान सम्मत कथा व्यासी इस कथा को रिप्रेजेंट करेंगे और बहुत सुंदर कथा होगी। रमजान मुबारक के पवित्र माह में शुक्रवार को
जुमातुल विदा की नमाज में मुल्क में अमनो अमान की दुआएं मांगी गईं। इस दौरान माह मुबारक की रुखसती पर रोजेदारों के आंसू छलक पड़े। नमाजियों ने सजदे में बारगाहे इलाही में रो रो कर अपनी मगफरत और गुनाहों की माफ़ी मांगी। शुक्रवार को ऐतिहासिक जामा मस्जिद टाटसाह में जुमे की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में रोजेदार जुटे। यहां मस्जिद के बाहर तक नमाज के लिए सफ़े बिछाई गई थी। पेशे इमाम मौलाना शमसुल कमर कादरी ने अलविदा की नमाज अदा कराई। अपने खुतबे के दौरान माह रमजान की फजीलतों का बयान करते हुए उन्होंने नेकी की राह पर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा रास्ता सच्चाई का है, जिस पर चलने से कामयाबी हासिल की जा सकती है। वहीं इमामबाड़ा जवाहर अली खां स्थित जामा मस्जिद में पेश इमाम मौलाना अहमद अली आब्दी ने अलविदा की नमाज अदा कराई। उन्होंने अपने खुतबे के दौरान कहा कि जो शख्स ईमान के रास्ते पर चलता है, अल्लाह हमेशा उसकी मदद करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जुमातुल बिदा की नमाज सकुशल संपन्न हो गई। आज जुमातुल विदा है। हम मुसलमानान शहर फैज़ाबाद मरकज़ी जामा मस्जिद टाटशाह में अपने रब की इबादत करके दुआएं करके नमाज़ पढ़ते बैठे हुए। जुमातुल विदा मुसलमानों के लिए एक इंतहाई अहम दिन होता है। रमज़ान शरीफ में जितने जुमा आते हैं, सबका आखिरी जुमा ये होता है और इस जुमा को सारे मुसलमान इंतहाई अक़ीदत, एहतराम और एहतमाम के साथ अदा करते हैं। हम मुसलमानान फैज़ाबाद और हिंदुस्तान के लोग हमेशा यही कामना करते हैं, आरज़ू करते हैं कि हमारे जितने त्यौहार हैं, हर त्यौहार के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी ज़मीन को और आलम इस्लाम को सलामत रखे। हमारी ज़मीन फले फूले, चैन व सुकून के साथ लोग रहें, इंसानियत आबाद रहे, हर एक को हर एक का हक मिलता रहे। इस दौरान जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। सभी क्षेत्रों में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए राजपत्रित अधिकारी पुलिस के साथ भ्रमणशील रहे। रमजान के अंतिम शुक्रवार की नमाज को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जिले भर में गुरुवार से ही सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए थे। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। आज जनपद अयोध्या का अलविदा का नमाज और ईद का ध्यान रखते हुए जनपद का पूरा जोन और सेक्टर से बांटा है। जोन का प्रभारी एडिशनल एसपी होंगे, सेक्टर का प्रभारी सीओस होंगे और पर्याप्त फोर्स मिली है। पीएसी और बार की भी फोर्स आई है और सबका ड्यूटी डिप्लाई कर दिया। इसके साथ साथ पिछले एक सप्ताह से रूट मार्च और पीस कमेटी मीटिंग सब करा दिया हम लोगों ने। सभी जगह शांतिपूर्वक है और हर मस्जिद और ईदगाह का पर्याप्त फोर्स लगी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ यातायात व्यवस्था का सुनिश्चित रखने के लिए भी पूरा पुलिस ध्यान रखे। सभी लोग रोड पर है, सभी अच्छी व्यवस्था चल रहा है। वासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ये त्यौहार खुशी की त्यौहार है, सबका पहले मैं शुभकामना देता हूँ। साथ साथ सबसे निवेदन करूँगा शांतिपूर्वक और अच्छी तरीके से त्यौहार बनने के लिए मैं सबका मैं शुभकामना देता हूँ। पुलिस हर जगह रहेगी, कहीं आपको सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ी है।